हेलो। तो कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे ही होंगे यार। चलिए, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, फ़ोन करके बोल रहे थे सर केमिस्ट्री हो गई, एक चैप्टर अब बायो का स्टार्ट करिए। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दिया था ना, अच्छे से हुआ होगा। है नहीं हुआ है तो फिर से वीडियो देखिए, बार बार देखिए और उसे कंप्लीट करिए। ओके। और आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा चैप्टर, इतना इजी वे में पढ़ाया है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान में जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, पहले केमिस्ट्री दी है, पहले आपकी बुक में केमिस्ट्री है, देन बायोलॉजी है, देन फिजिक्स है। तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया, बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अगर बच्चे कहेंगे सर के फिजिक्स करवाते चलिए, एक एक चैप्टर जैसा बताएंगे उस हिसाब से पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ में, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो 10th जैसा कि लेक्चर मेरा पहला है, 10th साइंस, सब्जेक्ट बायोलॉजी स्टार्ट किया है और चैनल का नाम बायोलॉजी मेंटर है। जो वही बच्चे नए हों और जो देख रहे हो वीडियो, वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें और पढ़ सकें अच्छे से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग 10th में हैं, बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल हो गई हैं कोविड की वजह से, तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं। 11th में जाएंगे या फिर 12th में जाएंगे, हर समय तो नहीं होगा, तो आप लोगों को इसकी ज़रूरत ही पड़ेगी। बिना पढ़े आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आया समझ में? तो इस वजह से पढ़ाई और भी ज़रूरी है करनी, क्योंकि अब समय भी आप लोगों को अच्छे से मिल रहा है घर पे। तो बढ़िया से पढ़ेंगे और तैयारी के साथ में स्टार्ट करते हैं। चलिए, इकाई 1 में केमिस्ट्री थी, इकाई 2 में हम लोग आते हैं, उसका नाम है जैव जगत। इसके बाद में आता है चैप्टर फर्स्ट, उसका नाम है जैव प्रक्रम। प्रक्रम क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। जैव मतलब बायो से, लाइफ से रिलेटेड। जैव मतलब लाइफ और प्रक्रम मतलब प्रोसेस। जो लाइफ की प्रोसेसेस हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डील्स करेंगे मेनली। और जैसा कि मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ ना, सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग, आप लोग भी आदत बनाइए इंग्लिश पढ़ने की, क्योंकि अभी 11th में जाएंगे ना, अचानक से इंग्लिश वर्डन बढ़ जाएगा। आगे जैसे जैसे जाएंगे, स्पेशली मैं आप लोगों को बायोलॉजी के सब्जेक्ट में बोलूंगा, ठीक है, जंतु विज्ञान में, क्योंकि इसकी हिंदी जो आने वाली है ना, बहुत बहुत टफ हो जाती है, और जो इंग्लिश रहते हैं ना वर्ड, वो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो आप लोगों को मेनली बोलेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की हैं, इस वजह से बोल रहे हैं कुछ वर्ड में ज़्यादा ही इंग्लिश, क्योंकि मेडिकल प्रिपरेशन के दौरान नीट बायोलॉजी पढ़ी है, उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री, वहाँ तो चारों सब्जेक्ट ही इंग्लिश में हो जाते हैं, तो वहाँ पे अचानक से आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से मैं जितना बताता हूँ उतनी इंग्लिश आप लोग ब्रैकेट में लिखता हूँ, या जितनी बोलता हूँ बस उतनी कवर करते जाइए। कभी भी कंपटीशन में बैठेंगे जाके, आप लोगों को बायोलॉजी से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो मैंने बताया ना, जैसा कि जैव प्रक्रम, इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन की क्या क्या जरूरतें हैं उसको बताते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सजीव और निर्जीव। जब भी हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें दोनों आ जाते हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। बायोलॉजी की 2 फील्ड होती हैं, ठीक है, ये है बायोलॉजी। बायोलॉजी की 2 फील्ड होती हैं, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जूलॉजी में जंतु विज्ञान जिसे बोलते हैं, उसमें जंतुओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं पूरी तरीके से। बोलते हैं द ब्रांच विच इज डील्स विद ओनली लिविंग animals and organisms, that is known as zoology. Botany, the branch of biology which deals with the plants and herbaceous, मतलब कि जितने भी प्रकार के प्लांट्स हैं, that is known as botany। ठीक है, जाइए, उसको नहीं जरूरत तो ऐसे ही बता दिया। तो हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। इसमें क्या होगा? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों ही आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है कि सजीव और निर्जीव में
क्या अंतर होता है, क्या इनकी पहचान होती है, क्या इनके डिफरेंस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग स्वयं सजीव कहते हैं या मानते हैं, हम लोग अपने आप को सजीव कहते हैं या मानते हैं। तो बोलते हैं तो हम देखते हैं कि भोजन करते हैं, हम लोग भोजन खाते हैं कि नहीं, खाते हैं, ठीक है, तो हम लोग सजीव हैं। लेकिन एक टेडी बियर जान रहे हैं ना, तो उसको अगर टेडी बियर कुछ नहीं खाता, हमें चोट लग जाती है तो हमें दुख होता है, हम चिल्लाते हैं, किंतु टेडी बियर को तोड़ने फोड़ने फाड़ने पर भी वो चिल्लाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है, हम लोग क्या सजीव हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं तो हमें दुख होता है परंतु हम चिल्लाते हैं, टेडी बियर को नहीं होता। हम महसूस करते हैं कि हम सांस लेते हैं और छाती पर हाथ रखकर देखते हैं तो हमारी छाती ऊपर और नीचे होती है, ठीक है। टेडी बियर की छाती पर हाथ रखकर देखते हैं तो उसकी छाती ऊपर नीचे नहीं होती है, ठीक है। अब हम पहले छोटे थे और खाते पीते हैं तो हम लोग क्या बड़े हो गए हैं, परंतु टेडी बियर हम 5 साल पहले या किसी ने गिफ्ट किया था या आप लाए थे तो जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रहता है, वो नहीं बढ़ता है। समझ रहे हैं? ये सजीव और निर्जीव, टेडी बियर क्या है, निर्जीव, हम क्या है, सजीव। तो हम किसमें डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अंतर कर रहे हैं। एक टेडी बियर मैंने ले लिया और एक अपना ले रहे हैं खुद का, ठीक है। तो इतने क्लियर हो गए। उसके बाद में आप ऐसे देख लो कि हम लोग अपना कोई मनपसंद खाना खाते हैं कभी भी तो प्रसन्नता प्रकट करते हैं, खुशी से उछल पड़ते हैं कि आहा ये मैंने खाना खाया, लेकिन अपना पसंद का। लेकिन टेडी बियर खाना नहीं खा सकता तो वो प्रसन्नता भी प्रकट नहीं कर पाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कि हम अपनी इच्छा से चलते और रुकते हैं। अगर मुझे कहीं जाना है तो हम जाएंगे, मार्केट जाना है तो मार्केट जाएंगे, अगर नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। और टेडी बियर क्या होता है, वो अपनी इच्छा से नहीं कुछ कर सकता है, एक चीज। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, सजीवों का ये लक्षण है, जैसे कि हम बाइक है या कार है, हम लोग जब चाहें जहां चाहें ले जा सकते हैं और जब चाहें रोक दें। लेकिन ये बाइक और कार जो होती हैं अपनी इच्छा से नहीं चल सकती हैं क्योंकि वो निर्जीव होती हैं। हम सजीव होते हैं, जब हम चाहेंगे उन्हें रोक लेंगे, जब चाहेंगे नहीं चलने देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने काफी उदाहरण दे दिए। अब आते हैं तथा पशु पक्षी और मनुष्य अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। आप लोगों को पता है ना, पशु जितने होते हैं उनको देखिए, पक्षियों को देखिए, ठीक है। तो क्या करते हैं ये लोग, अपने जैसी संतान पैदा करते हैं। मनुष्य भी आता है उसी में, ठीक है, मनुष्य भी अपने जैसी संतान पैदा करता है। जबकि टेडी बियर नहीं, टेडी बियर क्या पैदा कर पाएगा संतान? ऐसा तो नहीं हुआ कि पिछली बार जब बर्थडे पे किसी ने गिफ्ट किया था टेडी बियर, अब उसके 2 बच्चे और हो गए, वो 1 से 2 हो गए हो, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वो निर्जीव है। आ रहा समझ में? ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, जब तक एक ले लेते हैं वायरस का। किंतु विषाणु वायरस के अंदर आणविक गति नहीं होती है, क्योंकि वायरस जो होता है उसके अंदर आणविक गति नहीं होती है, इतना पता है ना सबको। जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते, ठीक है, जब तक वो किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते, मतलब किसी भी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते, जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये विषाणु उससे भोजन ग्रहण करने लगते हैं, तब तक कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए अभी बता रहे हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद में बता रहा हूं। करने लगते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है, और जनन भी करने लगते हैं। इसी कारण ये विवाद बना हुआ है कि विषाणु वास्तव में सजीव है या निर्जीव है। आपको बताते हैं कि वायरस जो होता है, जैसे कि एनवायरमेंट में है तो ये एनवायरमेंट में, वातावरण में, तो ये नॉन लिविंग है, ठीक है, क्या है, नॉन लिविंग है। और जैसे ही किसी होस्ट या सेल मिल जाती है, सेल मतलब कोशिका मिल गई, तो ये लिविंग हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। अब क्या कहते हैं कि वायरस जो होता है ये अभी तक विवादास्पद बना हुआ है विषाणु, कि ये सजीव है कि निर्जीव है। ओके, क्या बोलेंगे आप, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो ये क्या होता है, जैसे ही किसी कोशिका में जाता है उसी का खाना खाने लगता है, उसी से पानी लेने लगता है, उसी की मशीनरी को एक्चुअली में यूज करने लगता है। तो वायरस को
उसको हिंदी में बोलते हैं, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा, बताता हूँ। वैसे इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कनेक्टिंग लिंक। जो दो लोगों को जोड़े उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक। किसके बीच की? नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच की, निर्जीव और सजीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक को किसे कहा गया? वायरस को, विषाणु को। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? इसमें दोनों के लक्षण, जब बाहर पड़ा है तो ये निर्जीव है, कोई गति नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी किसी की बॉडी में या कोशिका में जाता है तो वहां पे ये अपनी एक्टिविटी, अपनी क्रियाएं सुचारू रूप से चालू कर देता है। आया समझ में? तो विषाणु जो होता है, वायरस, तो आज भी एक कनेक्टिंग लिंक की तरीके से यूज किया जाता है कि ये सजीव निर्जीव के बीच का है, लेकिन अभी भी लोग मानते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। जीवों के शरीर की संरचना सुगठित एवं सुव्यवस्थित होती है। ठीक है, उनमें ऊतक होते हैं, क्या पाए जाते हैं? टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। इन सबको मरम्मत, रिपेयर तथा अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। यह कार्य निरंतर होना चाहिए। सोते समय भी हमें चाहिए एनर्जी। ठीक है, सोते समय भी चाहिए, चलते समय भी चाहिए, कोई भी कार्य करते समय भी चाहिए। चूंकि शरीर की सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं, अतः इन अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, तो मैंने एक डिटेल दे दिया, ये मैंने हेडिंग डाल दी थी, लिखाया नहीं था, क्योंकि ये कितना लिखाते, ये समझाने वाली चीजें हैं और आप लोगों को अगर जरूरत होगी तो ऐसे ही समझ जाएंगे। ओके, तो सजीव और निर्जीव में बेसिकली ये अंतर होता है, ये डिफरेंसेस होते हैं। एक मैंने क्या लिया? टेडी बियर का लिया था, और एक लिया था हमने खुद का अपना। आप भी ले लिए टेडी बियर या अपना ले लिए। कार है, ठीक है, बाइक है, मोटर कार है, जितनी सूखी लकड़ी है, गीली लकड़ी नहीं, सूखी लकड़ी, ये सभी क्या है? पत्थर है, मिट्टी है, ये क्या है? सब निर्जीव हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो मैंने बेसिकली क्या कंप्लीट करा दिया? सजीव और निर्जीव में अंतर क्या। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए हमारे शरीर में और मेंटेनेंस के लिए हर समय ऊर्जा चाहिए ही चाहिए होती है। चाहे सोते हो, चाहे जागते हो, चाहे खाना खाते हो, चाहे हम लोग चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हर समय एनर्जी की चाहिए ही चाहिए होती है। और अणुओं से यूनिट ऑफ सेल इसको बोलते हैं। बेसिक सेल यूनिट किस क्या होती है? हम लोगों की कोशिका होती है बेसिक सेल। ठीक है, कोशिका से मिलके सेल बनती है, सेल बन गई कोशिका, उससे टिश्यू बनते हैं, ऊतक, टिश्यू से आर्गन से आर्गन सिस्टम से पूरा सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है, टिश्यू लेवल से, सेल लेवल से स्टार्ट होता है और सिस्टम लेवल तक पहुंच जाता। तो आप लोगों को बेसिकली इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं, ये बोले जैव प्रक्रम पढ़ेंगे या जीवन की प्रक्रियाएं। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, मेन कंटेंट क्या है। करें जीवधारियों में, चाहे वह एक कोशिकीय अमीबा हो या मनुष्य अथवा विशालकाय वृक्ष, कुछ विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने पूरी स्टोरी अब तक सुनाई है आप लोगों को, इसका क्या कंक्लूजन निकला? यही कि इनको पहचानेंगे कैसे। मैंने तो आपको बहुत अच्छे से तरीके से डिफाइन कर दिया, फिर भी अब देखते हैं कि कह रहे जीवधारी में एक कोशिकीय यूनिसेलुलर बोलते हैं, अमीबा हो या मनुष्य अथवा विशालकाय मैनी वेरी ह्यूज ट्रीज जैसे होते हैं, उसका ले लीजिए पीपल का, दूसरा बरगद का पेड़, बनियान ट्री जो होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। कुछ विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर उन्हें सजीव अथवा निर्जीव कहते हैं, अलग अलग से पहचान, जैसे सभी जीवधारी। ओके, अब आते हैं 1 नंबर। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा ना अभी तक? ठीक है, दिख रहा है। तो नंबर 1, सजीव। सभी जीवधारी क्या करते हैं? जीवधारी की बात हो रही, भोजन करते हैं, तो क्या करें? इसे बोलेंगे पोषण। क्या बोलेंगे? पोषण। भोजन करते हैं तो क्या इन्हें बोलेंगे? पोषण। नंबर 2, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सांस लेकर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। क्या कह रहे हैं? जो भी हमें ऑक्सीडेशन के, फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलेगी, उसको सांस लेकर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, दैट इज श्वसन। इसको क्या बोलेंगे? रिस्पिरेशन।
करते हैं। दूसरा, तीसरा नंबर दिख रहा है आप लोगों को? तीसरा पूरा नहीं दिख रहा, चलिए मैं इसको अभी बता रहा हूं। तो ओके, क्लियर हुआ इतना? चलिए, अब तो मैंने 2 पॉइंट कवर करा दिए, एक पोषण वाला हो गया, दूसरा ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, श्वसन हो गया। अब 3 नंबर पे आते हैं। ये कह रहे हैं भोजन एवं ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे कि फूड, अब प्लांट की अगर बात करते हैं तो प्लांट में 2 टिश्यू होते हैं, ठीक है। एक होता है जाइलम, 60 में लिख रहा हूं जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम, जाइलम जा से स्टार्ट है, तो हमने ट्रिक से बताया ये जल का संवहन करता है। क्या करता है? जल। प्लांट में जो भी पौधे होते हैं उनमें जल का संवहन क्या करता है? जल को यहां से लेके वहां तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। फ्लोएम एफ से है, तो ये क्या करता है? फूड का संवहन करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम जल का, फ्लोएम फूड का। तो आगे जब भी पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको, अभी तो नहीं, यहाँ पे बस इतना ही। तो ये बता रहे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कि कौन कौन से ऊतक होते हैं? एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम। जाइलम होता है जल का संवहन करता है, और फ्लोएम फूड यानी खाने का करता है। तो कह रहे हैं भोजन एवं ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, भोजन को, ऑक्सीजन को। तो उसको क्या कहते हैं? वहन। वहन मतलब ट्रांसपोर्ट कराते हैं। 3 नंबर पॉइंट क्लियर हुआ। 4 नंबर पे आइए, जब खाना खा लिया उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे शरीर में। जैसे खाना खाने के बाद हम लोग फीकल मैटर बनता है, उसको सुबह सुबह जाके अपना दैनिक कार्य के लिए उसको शरीर से बाहर करना पड़ता है। तो अपशिष्ट पदार्थ जैसे जो भी खाया, जो जरूरत की चीजें थी वो ले लिया, जो बच गया व्यर्थ पदार्थ हैं, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ जिनको बोलते हैं वो शरीर के लिए जरूरी नहीं, हानिकारक होते हैं। उनको अगर टाइम पे नहीं निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बीमारियां आ जाने लगेंगी। तो फिर क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या बोलते हैं? ये एक सिस्टम अलग से पढ़ते हैं हम लोग, जब आप लोग 10th में 11th में जाएंगे, 12th में, तब ये सब सिस्टम पढ़ा रहे हैं आपको फिजियोलॉजी के। तो इसको उत्सर्जन, इसको बोलेंगे स्क्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक चैप्टर ही अलग से है, ठीक है। 4 नंबर हो गए पॉइंट। फिर 5वां पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है, वह अपनी जाति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक संतान उत्पन्न करते हैं। अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जनन। तो ये हम भी अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको नाम जनन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर एक अलग से आ जाएगा, रिप्रोडक्शन। जब हम करेंगे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी जाति की अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती, उसको जनन बोलते हैं, ठीक। रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसमें डील करते हैं इसको। अब आते हैं 6 नंबर पॉइंट। ये बोले पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, मतलब पर्यावरण के प्रभाव की प्रतिक्रिया करते हैं। इसको ऐसे कहेंगे जैसे कि सेंसिटिविटी, ठीक है, आ रही है या नहीं, स्टिमुलस जा रही है कि नहीं जा रही, पर्यावरण में जो चीजें हो रही आप उसको ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। तो मेनली 5 नंबर तक दिख रहा है, अच्छा अभी और आगे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको पर्यावरण के लिए बताते हैं, सेंसिटिव हो या नहीं हो, जान पा रहे हो। तो ये हमारे सभी सजीव, जो सजीव होते हैं उनके लक्षण पाए जाते हैं। अब देखते हैं 6 नंबर हो गए, ठीक है, प्रतिक्रिया उत्पन्न कर पाते हैं। अब देखते हैं मेन पॉइंट यहां से स्टार्ट होता, उपर्युक्त तथा उन सभी प्रक्रियाओं को जिनके सम्मिलित रूप द्वारा, मतलब जितनी भी ये ऊपर की हमने बता चुके हैं 4-6 प्रोसेसेस, वो तथा उन सभी प्रोसेसेस को लेते हैं सम्मिलित रूप से, जो जीव स्वयं को बनाए रखते हैं, ठीक है, तथा अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं, इसको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। अब एक पॉइंट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया है, ठीक है, स्टार पॉइंट है ये, शरीर क्रिया विज्ञान या कार्य की, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी।
में इन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जब आप 12th में जाएंगे, जो बच्चे छोड़ देंगे बायो स्ट्रीम से नहीं करेंगे वो तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो बायो स्ट्रीम से करेंगे तो उनके लिए बता दूं, जितने भी पॉइंट मैंने ये बोले हैं सभी के कभी सभी सिस्टम हैं। पहला पॉइंट बोला भोजन करते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फिजियोलॉजी में। सेकेंड पॉइंट जीवधारी ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, रेस्पायरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। भोजन एवं ऑक्सीजन का प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट, ये वाला इस चैप्टर में आ जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ अभी बता चुके, उत्सर्जन स्क्रेटरी सिस्टम में डील करेंगे। अपनी जाति को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, जनन रिप्रोडक्शन सिस्टम में डील करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। पर्यावरण, ये इन्वायरमेंटल स्टिमुलस जो रिसीव करते हैं उसमें आ जाएगा। तो ये सब मिला के कह रहे हैं सभी डील करेंगे, तो क्रिया विज्ञान या कार्यकी यानी फिजियोलॉजी में इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया ना? ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, देखते हैं। तो चलिए, हो गया ना? तो अब क्या करते हैं, एक हेडिंग और आती है हमारे साथ, उसको डील करते हैं। इसको बोले जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रम, मतलब जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट कराते हैं उनके कुछ प्रक्रम कौन कौन से हैं, इसको चलिए रीडिंग कर लेते हैं। नेसेसरी प्रोसेसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, कौन कौन से जरूरत होते हैं। तो कह रहे हैं शरीर को क्षति एवं टूट फूट रोकने के लिए, हमारा बॉडी है, कभी चोट भी लग जाती है तो क्षति हो गई, टूट फूट भी हो जाती है, एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं, के लिए मेंटेन करने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। हमको कैसे इसको बचाए रखना है, ठीक है। इसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है, और सजीवों के लिए यह ऊर्जा का स्रोत भोजन होता है। इसके लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। और ऊर्जा सजीवों के लिए क्या होती है? भोजन से प्राप्त होगी। इतना क्लियर हुआ ना? ठीक है। अब कह रहे हैं यह भोजन सजीव बाहर से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करेंगे? भोजन बाहर से प्राप्त करेंगे। ये ऊर्जा स्रोत अर्थात भोजन को हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? यही ऊर्जा स्रोत जो हम लोग बाहर से लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। क्लियर हुआ ना? और चलिए अब बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर हम जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। जानते ही जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन यौगिक हैं। इन कार्बन स्रोतों को जटिलता के अनुसार विभिन्न जीव अलग अलग प्रकार के पोषण प्रक्रम प्रयुक्त करते हैं। मतलब अलग अलग प्रोसेसेस के, किसी कोई ऐसे कर रहा है, अरे आप लोग चैप्टर पढ़ोगे तब ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं तो मैं फिर ज़्यादा बता दूंगा। छोड़िए, जाने दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। कम पढ़िए, हल्के से, जितना मैं बता रहा हूँ उतना इंपॉर्टेंट है। बोर तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा चलिए, आज तो स्टोरी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि टाइम हो गया है, ठीक है। अगले वीडियो में आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ बहुत अच्छी सी, ठीक है। बोर होने लगे बता दीजिएगा। चलिए देख रहे हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। लास्ट हेडिंग है, विजुअल हो रही है। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। चलिए इसमें देखते हैं। ये एक होती है जैव अपचयी क्रियाएं, इनको बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। दूसरा होता है उपचयी क्रियाएं, जिनको बोलते हैं एनाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। अब कैटाबोलिक में क्या होगा, एनाबोलिक में क्या होगा, बता देते हैं। जस्ट अपचयी क्रियाएं देख लो पहले, नंबर 1 पे अपचयी। ये करें, लिखते जाइए, नोट्स बना रहा हूं, ये यहाँ से लिखिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। मैंने आगे डैश करके छोड़ दिया है आप लोगों को लिखाने के लिए, जगह कम थी तो मैं बोल रहा हूं। रेडी? इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु, इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, ठीक है। जैसे पाचन तथा श्वसन क्रियाएं। एक कंप्लीट हो गई डिफिनेशन। कह रहे हैं इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, जैसे पाचन और श्वसन में, ठीक है। पहला हो गया। अब देखते हैं दूसरा, अब उपचयी क्रियाएं, इसको एनाबोलिक रिएक्शंस बोलते हैं। कैटाबोलिक, इसमें सब ये रिएक्शंस बाइंडिंग होके जो कॉम्प्लेक्स कार्बन्स होते हैं वो सिंपलेस्ट कार्बन फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कैटाबोलिक। एनाबोलिक में क्या होता है? छोटे छोटे सिंपल जुड़ के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं,
ठीक है, छोटे छोटे मिलके बड़ा अणु बनाते हैं। अब इसकी रिएक्शन देख लीजिए, डिफिनेशन। इनमें सरल कार्बनिक अणुओं में जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। बताया ना, छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलके एक जटिल अणु बना लेते हैं। ये हो गए उपचयी, और अपचयी की अपोजिट हो गई, बड़ा एक होता है जटिल, और छोटे छोटे अणुओं में ब्रेक होता है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा जीवों में वसा, पौधों में क्या हो गया, इसका उदाहरण सेकंड वाले का, प्रकाश संश्लेषण तथा जीवों में वसा, कामा प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। क्या क्या हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कामा न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण बता दिया। क्लियर हो गया? इतना लिख लिया? ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब एक और पॉइंट देख लेते हैं। कह रहे हैं इस कार्य के लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोतों से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका श्वसन प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, और फिर ये सब ऐसे चल रहा है, प्रोसेस कवर हो गया है। आज लेक्चर लगभग बड़ा हो गया और अच्छा भी है। पूरा लेक्चर देखेंगे, पूरा मैंने 2 पेज कवर करा दिए हैं। ठीक है, और पूरी डिफिनेशन के साथ में विधिवत। तो अतः परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाने की होगी। अब हम क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट अपने वीडियो में 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे, और डिफिनेशंस कुछ हैं। अब इसमें मैं बेसिक था चैप्टर का, इंट्रो था, इंट्रो जानते हो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो मैंने कंप्लीट करा दिया है फर्स्ट लेक्चर। अब बायो में जो बोले थे, चलिए अगले लेक्चर में फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय।